हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग रिसेंट में हुए इंडिया और सेंट्रल एशिया कंट्रीज के बीच में समिट के बारे में। इस समिट के बारे में देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से इंडिया और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में किस किस फील्ड में कोऑपरेशन की बातें की गई। इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया क्यों बहुत जरूरी है, उसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग इंडिया की सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है और किन किन क्षेत्रों में ये कोऑपरेशन अनाउंस किया गया है इन दोनों ही ब्लॉक्स के द्वारा इस समिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन को और समझते हैं क्या है ये समिट का इश्यू। देखिए, सबसे पहली बात देख लीजिए किस कंट्रीज को हम लोग यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज कंसिडर करते हैं। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनको हम कंसिडर करते हैं उसमें पहला है कजाकिस्तान, फिर है आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये जो 5 टोटल कंट्रीज हैं, इन्हीं 5 टोटल कंट्रीज को मिला करके कहा जाता है सेंट्रल एशिया। और इन्हीं 5 कंट्रीज से अभी रिसेंटली में हमारे प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल समिट के माध्यम से यहाँ पर इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया था। तो यहाँ पर इन्हीं 5 देशों के द्वारा जो ये समिट में पार्टिसिपेट किया गया, ये कोइंसाइड कर रहा था समिट साथ साथ इंडिया और इस सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ऑलरेडी यहाँ पे 30 इयर्स पूरे हो चुके हैं। यानी कि ये हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस था सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ 30th एनिवर्सरी था। क्योंकि हमें सभी को पता है कि जो 1991 में जब यूएसएसआर का ब्रेकआउट हुआ था, तो उसी के बाद इन कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ था और उसी के बाद से ही हम इन कंट्रीज से अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर पाए थे। ये समिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समिट आ रहा है आपका एक सिमिलर एशिया कॉन्फ्रेंस के बाद। ये सिमिलर चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, यहाँ पे चाइना ने ऑफर किया $500 मिलियन इन असिस्टेंस यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, और इस तरीके से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए चाइना के द्वारा यहाँ पे ह्यूज प्रॉमिस किया गया। तो चाइना के इस बढ़ते स्टेप को देख करके फिर उसके बाद इस तरह के समिट की इंपॉर्टेंस और हमारे लिए बढ़ जाती है और हमें समझना होगा कि इस समिट में क्या क्या अनाउंस किया गया और सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए क्यों जरूरी है। देखो, इस समिट के द्वारा जो यहाँ पर डिस्कशन हुआ उसमें डिस्कशन ये कहा गया कि इंडिया और सेंट्रल एशिया कंट्रीज के रिलेशंस को नेक्स्ट हाइट पे ले जाया जाएगा। यहाँ पर एक हिस्टोरिक डिसीजन में लीडर्स एग्री हुए कि जो समिट की मैकेनिज्म है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए और इस तरह की समिट हर 2 साल पर होल्ड की जाए। इससे पहले अभी तक ऐसा कोई अरेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। साथ ही में दोनों ही ब्लॉक के जो लीडर्स हैं वो एग्री हुए रेगुलर मीटिंग्स को लेकर के, और फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, ट्रेड मिनिस्टर के लेवल पे, कल्चरल मिनिस्टर के लेवल पे, सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल पे, हर लेवल पे यहाँ पर दोनों ही ब्लॉक्स के लीडर्स टाइम टाइम से मिलेंगे और ताकि वो ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर पाए समिट की मीटिंग्स के लिए और डिफरेंट क्षेत्र में कॉपरेशन को स्मूथ तरीके से इंश्योर किया जा सके। तो इसी प्रोसेस में यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट की गई कि एक इंडिया और सेंट्रल एशिया सेक्रेटेरिएट जो है वो न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि इस नए मैकेनिज्म को फैसिलिटेट किया जाए और इस पूरे के पूरे समिट के कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। फिर उसके बाद दोनों ही देशों के लीडर्स ने यहाँ पर कॉपरेशन की बात कही डिफरेंट एरियाज में, चाहे वो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी का एरिया हो या फिर डेवलपमेंट के टर्म्स में कॉपरेशन हो, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के टर्म्स में कॉपरेशन हो, और पर्टिकुलरली जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ावा दिया जाना है, टूरिज्म को प्रमोट करना है, इन सभी क्षेत्रों में लीडर्स ने कॉपरेशन की बात कही। उसी में एनर्जी एंड कनेक्टिविटी के ऊपर राउंड टेबल की एक मीटिंग हुई। फिर साथ ही साथ जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किया जा रहा है अफगानिस्तान इशू को सॉल्व करने के लिए या चाबार पोर्ट पे किस तरीके से फंक्शनलाइज किया जाएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में बातचीत हुई। अभी मैं इसको बताऊंगा आपको कि क्या है ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप और ये किस तरीके से काम करेगा। फिर उसके बाद हमें जैसा सभी को पता है कि जो बुद्धिज्म है वो यहीं पे सिल्क रोड से होते हुए ही पूरे अदर एशियन कंट्रीज में फैला था। तो उसी में किस तरीके से बुद्धिस्ट एग्जीबिशन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में शोकेस किए जा सके, उस पर भी यहाँ पर कॉपरेशन की बात कही गई। काउंटर टेररिज्म को लेकर के ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करने की बात कही गई, और साथ ही साथ 100 मेंबर ऑफ यूथ डेलीगेशन हर साल सेंट्रल एशियन कंट्रीज से इंडिया का दौरा करेंगे फॉर स्पेशल कोर्सेज, और ये उनके डिप्लोमेट के लिए जो ये फैसिलिटेशन करने का काम किया जाएगा वो भारत की तरफ से किया जाएगा, और ये भी आपका इस मीटिंग में डिसाइड किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अब जरा डिटेल में समझते हैं हम लोग कि किस कॉन्टेक्स्ट में अनाउंसमेंट हो रही है और इसमें किस कंट्री का क्या इंटरेस्ट है। देखो, सबसे पहले जियोपॉलिटिक डायनेमिक्स को समझो आप लोग।
यहाँ पर ये जो समिट है इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस इसका किस लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक उस समय पर ये समिट परफॉर्म किया जा रहा है जब ऑलरेडी काफी ज्यादा टेंशंस पूरे ग्लोब में बनी हुई है। रशिया ऑलरेडी वेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, और ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। एट द सेम टाइम इंडिया को भी कुछ जियोपॉलिटिकल सेटबैक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जहां पे हमने हमारे चाइना के साथ जो बॉर्डर टेंशंस हैं वो कंटिन्यूसली बने हुए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान से जब से टेक ओवर किया, अफगानिस्तान में हमारी प्रेजेंस को एक मेजर सेटबैक लगा, और उस कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल एशियन कंट्रीज से यहाँ पर इंटीग्रेट होना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से यहाँ पे कनेक्ट होना एक हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बन जाता है। फिर उसके बाद अभी रिसेंट में व्लादिमीर पुतिन का भी दौरा हुआ था भारत में, तो यहाँ पर अगर भारत ये जो दौरा होगा भारत में, वहां पर इंडिया भी जो है वो कुछ हद तक यहाँ पर चाइना को मॉडरेटली बैलेंस करने के लिए रशिया की हेल्प ले सकता है। फिर यहाँ पर कजाकिस्तान में जिस तरीके से अभी अनरेस्ट चल रहे थे, तो वहां से हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो न्यू एक्टर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया अगर इस रीजन में कनेक्ट ना करे, इस रीजन में अपनी प्रेजेंस मेंटेन ना करे, तो इंडिया के लिए फ्यूचर में इस रीजन में अपनी प्रेजेंस को बना पाने के लिए और चैलेंजेस गहरे होते चले जाएंगे। तो ये एकदम सही टाइम है यहाँ पर समिट करने का, और यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक डीप इंटीग्रेशन में जाने का। दूसरी बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में रिलेशन कभी भी खराब देखने को हमें मिले नहीं है। दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में रिलेशन हमेशा पॉजिटिव रहे, लेकिन फिर भी हम इस बात का फायदा नहीं उठा पाए। 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको विजिट किया था, तो उसके बाद से कुछ पहल यहाँ पे चालू की गई है रिलेशनशिप को इंप्रूव करने को लेकर के, लेकिन अभी भी जो इंडिया का ट्रेड है, वो इंडिया का ट्रेड केवल और केवल $1.4 बिलियन था 2019 तक। तो इसी ट्रेड वैल्यू को जब हम सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ाएंगे, तब तक यहाँ पर रिलेशनशिप में भी गहराई यहाँ पे कम ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ा कोऑपरेशन माना जाता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी के हिसाब से अगर दो देश इकोनॉमिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो उनके रिलेशन उतने ही डीप होते चले जाएंगे, और उस मामले में इंडिया को भी अपने नंबर्स बढ़ाने की सीरियसली जरूरत है। 2017 में इंडिया ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन किया था, ताकि वो इस रीजन के साथ भी इंगेज कर सके और रशिया और चाइना के डोमिनेशन को भी बैलेंस कर सके। तो वहां पर भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया जो है वो इन कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करता है। फिर इंडिया का जो अपना कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, जिसमें इंडिया यहाँ से मुंबई से होते हुए ईरान में चाबार पोर्ट, और चाबार पोर्ट से होते हुए फिर आपका अजरबैजान, फिर इधर आगे की तरफ उज्बेकिस्तान, और फिर इधर रशिया वगैरह और कजाकिस्तान की तरफ कनेक्ट होने के लिए ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाना चाहता है, उस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बनाने के लिए भी हमें इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसी में इन कंट्रीज के थ्रू अगर हम ये कॉरिडोर को बना पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इंडिया अपनी इसी ट्रेड पोटेंशियल को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है इन कंट्रीज तक, यहाँ पर बहुत सारे चीजों को एक्सपोर्ट करते हुए। और ऐसे में ही किस तरीके से चाबार पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा इन सभी क्षेत्रों से कनेक्ट होने के लिए, उसी के ऊपर अभी इस समिट में भी यहाँ पे बात करी गई थी। साथ ही साथ अफगानिस्तान में जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, उसी कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इस रीजन में पीस लाया जाए, ताकि इस कॉरिडोर को और बेटर तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके। अफगानिस्तान के माध्यम से हो सकता है हम फ्यूचर में अजरबैजान और इनसे डायरेक्टली भी जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। तो वहां पर भी अफगानिस्तान में पीस एंड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से चाबार पोर्ट का यूटिलाइजेशन किया जाए, किस तरीके से अफगानिस्तान में पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए, ताकि जो नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का विजन है, उस विजन को अचीव किया जा सके। इसलिए भी ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी डेफिनेटली लीडर्स के बीच में इस समिट में बात की गई है। फिर उसके बाद दोनों ही देशों के बीच में, दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में और भी क्षेत्रों में यहाँ पे जो कोऑपरेशन है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर सभी कंट्री ने स्ट्रेस किया इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन को, और इस वैक्सीन डोजेस के क्षेत्र में कोऑपरेशन की बात कही, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात कही यहाँ पर। साथ ही साथ लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, सप्लाई चेन को किस तरीके से बढ़ाया जाए इन टर्म्स ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट, और प्राइस ट्रांसपेरेंसी को किस तरीके से इंश्योर किया जाए, इस सभी कॉन्टेक्स्ट में कैसे कोऑपरेशन बने, वो भी ये देश आपस में निगोशिएट कर रहे हैं।
टूरिज्म को वापस से कैसे रिस्टोर किया जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पे बातें की गई हैं। फिर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज को भी बढ़ावा देने को लेकर के यहाँ पे दोनों ही ब्लॉक्स के द्वारा यहाँ पे बातचीत करी गई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इन सभी डायमेंशन में सेंट्रल एशियन कंट्रीज से कनेक्ट होने की कंटिन्यूस कोशिश कर रहा है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो फर्स्ट वर्चुअल समिट की गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आई गेस आप भी समझ पाए इंडिया सेंट्रल एशिया के लिए क्यों जरूरी है। इंडिया सेंट्रल एशिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम के मामले में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देश काफी रिच हो जाते हैं। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने की डिमांड है, उसमें बहुत हद तक यूरेनियम का सप्लाई इंश्योर किया जा सकता है इन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करके। फिर इंडिया अपनी ट्रेड पोटेंशियल को बढ़ा सकता है इन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करके। फिर इंडिया जो है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा देने की और ऊपर भी यहाँ पे कंटिन्यूसली फोकस कर रहे हैं। सो पीपल टू पीपल कांटेक्ट को भी इंश्योर करना है। फिर मेनली जो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होते हुए हमें रशिया से जो नॉर्थ कनेक्ट होने के लिए जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एस्टेब्लिशमेंट करना है, उस कॉरिडोर की एस्टेब्लिशमेंट में भी सेंट्रल एशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद इस क्षेत्र में अदर प्लेयर्स का डोमिनेशन ना हो, यहाँ पर ऑटोनॉमी सभी की बनी रहे, और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है वो यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की भी बहुत हेल्प कर सकता है रशिया और चाइना को बैलेंस करने के लिए। तो वहां पर भी एक पीसफुल सिचुएशन बनाए रखने के लिए इंडिया जैसे मेजर पावर का इन्वॉल्व होना यहाँ पे काफी हद तक बहुत जरूरी है। फिर दोनों ही जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी यहाँ पे डेवलपमेंट और कॉपरेशन जो है वो यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा, और इस तरीके से इन सभी क्षेत्रों में कॉपरेट करके हम अपने सेंट्रल एशिया से रिलेशन को सुधारना चाहते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये समिट अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज करी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।